Good afternoon, class. In the previous video, I had started Unit 4, that is Inventory Management, and I had explained 4 different topics in that video. First one, what is inventory management? Before that, I had discussed what is inventory. After that, the different objectives of inventory management. Third one, that is the different reasons why an organization need to carry the inventory, and last one, the 4 different cost of inventory. I think all these topics are clear to all of you. Now today I am going to discuss the last topic in your unit 4, that is inventory management, that is the techniques of inventory management. The last topic in your inventory management, that is the techniques of inventory management. This technique can be divided into 4 different categories. First one, determination of the stock levels. After that, second one, that is the economic order quantity technique. Third one is the ABC analysis. ABC stands for always better control analysis. And last one, VED analysis, that is the vital, essential and desirable analysis. So you have to study these 4 techniques as related to inventory management. So one by one I am going to start. First one is the determinants of stock level. स्टॉक लेवल की अगर डिटर्मिनेशन की बात करें तो ये आपके 5 डिफरेंट कैटेगरीज के स्टॉक लेवल को डिटरमाइन करता है. मिनिमम लेवल, रीऑर्डरिंग लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल. ये 5 स्टॉक लेवल्स हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिटरमाइन किए जाते हैं जब इन्वेंट्री लेवल को मैनेज करना चाहते हैं. तो ये आपके टेक्निक्स में जो पहला डिटर्मिनेशन है उसमें आपके ये 5 आपके स्टॉक लेवल डिटरमाइन होंगे. तो अभी मैं इसको डिस्कस करता हूँ वन बाय वन. इसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ आपको थ्योरी पढ़नी है. देन ABC एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल एंड VED एनालिसिस, दैट इज वाइटल, एसेंशियल, डिजाइन. तो ये आपके यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक है. चलिए वन बाय वन ध्यान दीजिए. अपना नोट्स अपने साथ रखिए जो मैंने आप लोगों को सेंड कर रखा है ऑलरेडी. चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं. पहली टेक्निक, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल. कैरिंग ऑफ टू मच एंड टू लिटिल ऑफ इन्वेंट्री इज डिट्रीमेंटल टू द फर्म. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर ज़्यादा, टू मच, बहुत ज़्यादा स्टॉक मेंटेन हो गया, कैरी कर लिया, या बहुत कम स्टॉक है, तो दोनों ही क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को, फर्म को क्या करेगा, डिट्रीमेट करेगा, यानी डिक्लाइन कर देगा. उसकी जो पोजीशंस हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में डाउनफॉल में चली जाएगी. इफ़ द इन्वेंट्री लेवल इज़ टू लिटिल, अगर इन्वेंट्री लेवल बहुत कम है, द फर्म विल फेस फ्रीक्वेंट स्टॉक आउट. तो फर्म को क्या करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंटली मार्केट से स्टॉक आउट यानी स्टॉक खरीदना पड़ेगा, बिजनेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा. उसके लिए बिजनेस क्या करना पड़ेगा, हो सकता है हैवी ऑर्डरिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी. कभी कभी ऐसा होता है कि इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है और ऑर्गेनाइजेशन के पास, या आप अपने इंडिविजुअल की बात कर लीजिए कि आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा और आपको इमरजेंसी में वो चाहिए, तो उसके लिए आपको मे बी हाई प्राइस भी पे करनी पड़ सकती है. तो वही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होती है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पास बहुत कम स्टॉक मेंटेन कर रखा है, इन्वेंट्री लेवल बहुत कम है, तो ऐसे फेज़ में फर्म को फेस करना पड़ेगा कहीं ना कहीं हैवी ऑर्डरिंग कॉस्ट को, जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टॉक को अवेलेबल कराएगा. तो जब कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा. एंड इफ़ द इन्वेंट्री लेवल इज़ टू हाई, इन्वेंट्री अगर बहुत ज़्यादा होगी तो यहाँ क्या होगा, कैपिटल आपकी ब्लॉक हो जाएगी. इट विल बी अननेसेसरी टाई अप ऑफ कैपिटल. तो यहाँ पे अननेसेसरी जो आपकी कैपिटल है वो टाई अप यानी वो लगाई जाएगी जो ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि करंट में आपको स्टॉक की कोई नीड नहीं है. तो एक ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए क्या, एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अपना सिस्टम बिल्डअप किया जाए. देयरफॉर एन एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिक्वायर्स दैट अ फर्म शुड मेंटेन एन ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री. तो एक एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट को चाहिए क्या, एक फर्म मेंटेन क्या करे, एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री. ऑप्टिमम क्या लेवल है इन्वेंट्री की, वेयर इन्वेंट्री कॉस्ट आर द मिनिमम एंड एट द सेम टाइम देयर इज नॉट स्टॉक आउट. इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है, मिनिमम लेवल पे हो, जितनी ज़रूरत है उतना ही इन्वेंट्री में कॉस्ट लगाई जाए, और हमारे पास स्टॉक आउट की सिचुएशन भी ना हो कि हमें शॉर्ट टर्म में हायर कॉस्ट पे करते हुए स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, विच मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेल और स्टॉपेज ऑफ प्रोडक्शन.
क्योंकि अगर स्टॉक आउट हो गया, ख़त्म हो गया, तब आप स्टॉक अरेंज करोगे तो वहाँ पे आपका प्रोडक्शन रुकेगा, सेल सही टाइम पे नहीं हो पाएगी तो लॉस की पॉसिबिलिटी है। कॉम्पिटिटर हो सकता है मार्केट में आपके बिहाफ पे वो प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई करे। तो हमें ज़रूरत क्या है, एक एफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बनाने। तो इसके लिए आपके डिफरेंट स्टॉक लेवल्स हैं जो आपको स्टॉक लेवल मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। पहला, मिनिमम स्टॉक लेवल। दिस रिप्रेजेंट द क्वांटिटी विच मस्ट बी मेंटेन इन हैंड्स एट ऑल टाइम। ये वो स्टॉक लेवल है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मिनिमम लेवल पे हमेशा मेंटेन करने की ज़रूरत है कि इतना स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन के पास कम से कम होना ही चाहिए अपने नॉर्मल रूटीन प्रोडक्शन को ऑपरेट करने के लिए। इफ स्टॉक्स आर लेस देन द मिनिमम लेवल देन द वर्क विल स्टॉप ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। अगर स्टॉक मिनिमम लेवल से कम हो गया तो वहाँ पे आपके लिए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कि मटेरियल शॉर्ट हो गया तो हो सकता है आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो आपका वर्क कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाए। Following factors are taken into account while fixing minimum stock level। जब हम मिनिमम स्टॉक लेवल फिक्स करते हैं तो वहाँ पे हमें ज़रूरत होती है कुछ चीज़ों को, कुछ फैक्टर्स को टारगेट करने। पहला, लीड टाइम। लीड टाइम मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि वो टाइम गैप जो आपके मटेरियल के ऑर्डर करने से ऑर्गेनाइजेशन में रिसीव करने तक में इंक्लूड। ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम द स्टोर टू द रिसीविंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सप्लायर इन द स्टोर, ये आपका टाइम गैप लीड टाइम कहलाता है। कितना लीड टाइम होगा ये हमें डिटरमाइन करने की जरूरत है मिनिमम स्टॉक में। रीज़न, लीड टाइम फिर तो प्रोडक्शन के लिए आपके मटेरियल मांगेगा तो उस मटेरियल की इन्वॉल्वमेंट आपके पास लीड टाइम में होनी चाहिए। रेट ऑफ कंजम्पशन, किस तरीके से आपका कंजम्पशन हो रहा है, यानी प्रोडक्शन करने के लिए आप किस तरीके से मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो, ये रेट ऑफ कंजम्पशन आपके पास होना चाहिए। तीसरा, नेचर ऑफ मटेरियल, आपका मटेरियल किस नेचर का है। पेरिशेबल गुड्स है तो कम स्टॉक मेंटेन होगा, आपके लिए कोई ऐसा मल्टी स्टॉक है जो आपका लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सकता है तो वहाँ पे आप नेचर डिफाइन करोगे कि कैसा नेचर है आपके स्टॉक का, उस नेचर के बिहाफ पे भी आप स्टॉक लेवल डिटरमाइन। तो ये आपके 3 डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो आपके मिनिमम स्टॉक लेवल को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। कैसे निकाला जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल, ये देख लेते हैं। रीऑर्डरिंग स्टॉक लेवल, जो आपका रीऑर्डरिंग स्टॉक लेवल है उससे हम नॉर्मल स्टॉक लेवल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो जो आपका रीऑर्डरिंग लेवल है उससे जब हम नॉर्मल पोजीशंस को माइनस करेंगे तो वहाँ पे हम डिटरमाइन कर लेंगे मिनिमम स्टॉक का लेवल क्या होना चाहिए। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेकंड वन, रीऑर्डरिंग लेवल। रीऑर्डरिंग लेवल क्या कहलाता है कि वो पॉइंट जहाँ पे आपको मटेरियल का नया ऑर्डर प्लेस करना है। क्यों? क्योंकि हम एक बार में सारे स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते और कॉन्टीन्यूअस प्रोडक्शन को ऑपरेट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है रीऑर्डरिंग लेवल को मेंटेन रीऑर्डरिंग लेवल को हमें मेंटेन करने की। तो एट लास्ट रीऑर्डरिंग जो लेवल है, ये रीऑर्डरिंग लेवल भी आपका एक पॉइंट है जो मिनिमम और मैक्सिमम इनके बीच में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मिनिमम पे हमको रहना ही रहना है अगर ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन करना है तो रीऑर्डरिंग लेवल का हमें एक पॉइंट डिटरमाइन करना है जो मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट के बीच का आपका पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे आप रीऑर्डर प्लेस। When the quantity of materials reaches at a certain level, then fresh order is sent to get materials again. जब आपका जो मटेरियल की क्वांटिटी है वो आपके एक सर्टेन लेवल, एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंच जाएगी जहां पे आपको ऑर्डर प्लेस करना है, तो वहां पे आप जब नया फ्रेश ऑर्डर आप प्लेस करते हो वहां पे आपके लिए वो रीऑर्डरिंग पॉइंट कहलाता है। द ऑर्डर इज सेंट बिफोर द मटेरियल रीचेस मिनिमम स्टॉक लेवल। ऑर्डर आपको कहाँ पे प्लेस करना है? मिनिमम स्टॉक लेवल पे पहुंचने से पहले, कि मिनिमम स्टॉक लेवल तक आते आते आपके पास नया मटेरियल फिर से अवेलेबल हो जाए। रीऑर्डरिंग लेवल इज फिक्स बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल। रीऑर्डरिंग जो आपका लेवल है वो मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल इनके बीच में कहीं ना कहीं आपका एग्जिस्ट करेगा। द रेट ऑफ कंजम्पशन, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द स्टॉक and maximum quantity of material required on any day are taken into account while fixing reordering level। reordering level में हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में देना है। पहला, रेट ऑफ कंजम्पशन, किस रेट से हम कंजम्पशन यानी मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ डेज हमें लगेंगे नया स्टॉक को लाने में, और मैक्सिमम क्वांटिटी
हमें किसी पर्टिकुलर डे में अगर मटेरियल की कोई मैक्सिमम क्वांटिटी यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो हमें पर्टिकुलर वो भी डिफाइन करना है कि हमें इस दिन ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो उतना स्टॉक भी हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ये आपके डिफरेंट आपके फैक्टर्स हैं जिनके बिहाफ में हम अपना रीऑर्डरिंग लेवल डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर्मूला यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, रीऑर्डरिंग लेवल इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम हम जितना कंज्यूम कर रहे हैं और मैक्सिमम हमारा जो भी नया ऑर्डर करने के लिए हमें टाइम पीरियड लगेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करके हम रीऑर्डरिंग लेवल डिटरमाइन कर लेंगे। आई थिंक सेकंड डिटर्मिनेशन भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। थर्ड वन, मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल की अगर बात करें तो ये आपकी मैक्सिमम पोजीशन है, इससे ज़्यादा स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन में किसी ड्यूरेशन में नहीं होना चाहिए। रीज़न, उससे ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं आपने कैपिटल को वहाँ पे ब्लॉक कर। It is the quantity of materials beyond which a firm should not exceed its stock. ये वो क्वांटिटी लेवल है जहाँ जिससे ज़्यादा स्टॉक लेवल ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन नहीं होना चाहिए। If the quantity exceeds maximum level limit, then it will be overstocking. अगर क्वांटिटी आपके मैक्सिमम लेवल से ज़्यादा हो जाएगी तो उस लेवल को क्या कहेंगे, ओवर स्टॉकिंग के। स्टॉक आपने ज़्यादा मेंटेन कर लिया है, यहाँ पे आपने कैपिटल को कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दिया। अ फर्म शुड अवॉइड ओवर स्टॉकिंग बिकॉज इट विल रिजल्ट इन हाई मटेरियल कॉस्ट। तो फर्म को कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि वो ओवर स्टॉकिंग को कंट्रोल करे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है हमारे लिए, हाई मटेरियल कॉस्ट को जनरेट करे। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होगा, फॉर्मूला देख लीजिए, रीऑर्डरिंग लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। जो भी आपका रीऑर्डरिंग लेवल है उसमें हम रीऑर्डर क्वांटिटी को प्लस कर लेंगे, माइनस ब्रैकेट में रीऑर्डर जो आपका मिनिमम कंजम्पशन है इनटू मिनिमम रीऑर्डरिंग का पीरियड। ये आपका मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया जाएगा जो आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिटरमाइन कर देगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल आपका कहलाता है वो लेवल जहाँ से आपके लिए उससे नीचे जाने का मतलब है बिजनेस वाइंड अप कंडीशन, प्रोडक्शन आपका बंद हो जाएगा। इट इज़ द लेवल बियॉन्ड विच मटेरियल शुड नॉट फॉल इन एनी केस। वो लेवल जिससे नीचे आपका मटेरियल किसी भी फॉर्मेट में नहीं जाना चाहिए, उससे नीचे अगर गया तो आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। If danger level arises, then immediate steps should be taken to replace the stock. अगर डेंजर लेवल आपका अराइज कर जाता है तो इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है अपने स्टॉक को अरेंज करने। इवन इफ मोर कॉस्ट इज इनकर्ड इन अरेंजिंग दी मटेरियल, चाहे उसके लिए फिर आपको हाई कॉस्ट ही क्यों ना पे करनी पड़ जाए। इफ मटेरियल्स आर नॉट अरेंज्ड इमीडिएटली देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉपेज ऑफ। और मटेरियल अगर तुरंत नहीं मिला तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगी। डेंजर लेवल निकले कैसे, एवरेज कंजम्पशन, जो एवरेज हम कंज्यूम कर रहे हैं, यानी टोटल आपका जितना भी जो एवरेज लेवल पे कंजम्पशन हो रहा है ये आपको निकालना है, मल्टीप्लाइड बाय मैक्सिमम रीऑर्डरिंग पीरियड फॉर इमरजेंसी परचेज। इमरजेंसी परचेज में आपको कितना मैक्सिमम टाइम चाहिए ऑर्डर करने के लिए, ये आपका डेंजर लेवल डिटरमाइन करेगा। लास्ट कैटेगरी दैट इज एवरेज स्टॉक लेवल अंडर डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल आपका निकल आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इनको डिवाइड करके। एक तो ये तरीका है, दूसरा मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ऑफ रीऑर्डरिंग क्वांटिटी। जो भी आपका रीऑर्डरिंग क्वांटिटी है वो हाफ प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल, इससे आप डिटरमाइन कर लोगे अपना एवरेज स्टॉक लेवल। तो ये आपके 5 डिफरेंट स्टॉक लेवल्स हैं जिनको हम डिटरमाइन करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट अगला जो आपका मेथड है, अगली टेक्निक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मेथड आपका 2 कॉस्ट पे बेस्ड है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक कैरिंग कॉस्ट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ये कहता है कि आपकी टोटल कॉस्ट उस पॉइंट पे आपके लिए ऑप्टिमम होगी जहाँ पे ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट इंटरसेक्ट करेगा। टोटल कॉस्ट हमेशा ज़्यादा होगी, लेकिन जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी वही आपके लिए टोटल कॉस्ट एफिशिएंट मानी जाएगी, और वही पॉइंट आपके लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पॉइंट होगा कि उतना ही ऑर्डर आप करें और इतनी ही कॉस्ट आप बेयर करो उस पर। देखते हैं, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द ऑर्डर
quantity that minimizes total holding and ordering cost for the year. EOQ आपका ऑर्डरिंग क्वांटिटी में दो चीज़ों को आपके डिफाइन करता है, एक होल्डिंग कॉस्ट, होल्डिंग मतलब कैरिंग कॉस्ट, और दूसरा ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो किस पॉइंट पे वो मिनिमम है वही मिनिमम पॉइंट आपके लिए, यानी किस पॉइंट पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही आपके लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लेवल है। दिस इज द बेसिक मॉडल इन अचीविंग एन ऑप्टिमल ऑर्डरिंग क्वांटिटी विच मिनिमाइजेस द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ये आपका एक बेसिक मॉडल है जो आपको हेल्प करता है अचीव करने में उस ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी को निकालने, यानी ऑप्टिमम लेवल पे जो आपको ऑर्डर चाहिए उस क्वांटिटी लेवल को डिटरमाइन करने में, जिससे कि आप अपनी टोटल जो इन्वेंट्री की कॉस्ट है उसको आप मिनिमाइज कर सकें। तो EOQ के बिहाफ पे हमें निकालना क्या है, उस ऑप्टिमम क्वांटिटी को जिसको हम रेगुलर बेस पे ऑर्डर कर सकें एट अ मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट, यानी मिनिमम कॉस्ट लेवल। सम एजम्पशंस यहाँ पे EOQ के दिए गए हैं। पहला, डिमांड इज नोन एंड कॉन्स्टेंट। डिमांड हमेशा नोन होगी और कांस्टेंट होगी। अननोन डिमांड के लिए EOQ हम अप्लाई नहीं कर सकते। जो मार्केट में आपके लिए फ्लक्चुएटिंग डिमांड्स हैं वहाँ पे भी हम EOQ मॉडल को अप्लाई नहीं करेंगे। सेकेंड वन, द लीड टाइम, दैट इज द टाइम बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर इज नोन एंड, लीड टाइम जो आपका है वो भी आपके लिए क्या होगा, नोन और कांस्टेंट। थर्ड वन, द रिसिप्ट ऑफ इन्वेंट्री इज इंस्टेंट। जो आपकी इन्वेंट्री की रिसिट है यानी रिसीविंग है वो इंस्टेंट होगी, यानी जब आप ऑर्डर करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा मटेरियल। क्वांटिटी डिस्काउंट्स आर नॉट पॉसिबल। क्वांटिटी पे आपको किसी भी तरीके कोई डिस्काउंट पॉसिबल नहीं है। द ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड द होल्डिंग और कैरिंग। जो दो ही वेरिएबल कॉस्ट हैं, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट और दूसरी कैरिंग कॉस्ट। इसके अलावा सारी कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट कॉस्ट। Orders are placed so that stock outs or shortages are avoided. ऑर्डर आपका प्लेस किया जाएगा स्टॉक आउट्स रेगुलर बेसिस पे, जिससे कि जो स्टॉक आउट हैं या जो शॉर्टेज है वो आपकी कम्प्लीटली अवॉइड की जा सके। तो जो भी आपके ऑर्डर प्लेस होंगे वो यहाँ पे अज्यूम किया गया है इस ऐसे होंगे कि जो स्टॉक आउट हैं या जो शॉर्टेज है वो आपकी अवॉइड की जा सके 100%। आई थिंक EOQ मॉडल यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कैसे हम EOQ की वैल्यू निकालेंगे, EOQ इज इक्वल टू √2DO/CH। यहाँ पे आपके लिए D क्या है, एनुअल कंजम्पशन या एनुअल जो आपकी डिमांड है। O आपके लिए क्या है, वो कॉस्ट जो आप प्लेस कर रहे हो ऑर्डर करने में, यानी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। C आपके लिए कॉस्ट पर यूनिट, और H आपके लिए है होल्डिंग और स्टोरेज और कैरिंग कॉस्ट। तो ये आपके डिफरेंट आपके वैल्यूज़ हैं जिनको आप पुट करके EOQ को डिटरमाइन। चलिए ग्राफ को देखते हैं। तो ग्राफ में आपके पास y एक्सिस पे दिया हुआ है एनुअल कॉस्ट, x एक्सिस पे आपके दिया हुआ है रीऑर्डर क्वांटिटी। होल्डिंग कॉस्ट आप देख रहे होगे, जितना ज़्यादा आप होल्ड करते जाओगे उतना आपकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जाएगी, और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपके लिए मिनिमाइज, यानी आप ज़्यादा ऑर्डर करोगे तो आपको कम कॉस्ट पे करना है। ये दोनों आपकी कॉस्ट जिस पॉइंट पे कट करेगी, आपकी टोटल कॉस्ट देखिए दोनों कॉस्ट से ज़्यादा है, जहाँ पे ये कट कर रही है वही आपके लिए ऑप्टिमम लेवल पे कॉस्ट कहलाएगी, वही आपका EOQ लेवल होगा। यानी टोटल कॉस्ट तो आपके लिए बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन मिनिमम टोटल कॉस्ट जहाँ पे आपके लिए ऑर्डिनल कैरिंग कॉस्ट कट करेगी वो आपके लिए ऑप्टिमम और मिनिमम टोटल कॉस्ट कहलाएगी, वही आपका EOQ पॉइंट। आई थिंक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी समझ में आ गया होगा। थर्ड कैटेगरी में अब हम आते हैं ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस बात करता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, यानी यहाँ पे आपके जो स्टॉक लेवल्स हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो 3 कैटेगरीज ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे वैरी भी कर सकती हैं। यहाँ पे आपके एक आइडियल सिचुएशन में 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। तो ये देखते हैं, ABC एनालिसिस डिवाइड्स एन इन्वेंट्री इनटू 3 कैटेगरी। ABC एनालिसिस आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए। A आइटम्स विथ वेरी टाइट कंट्रोल, A जिस पे टाइट कंट्रोल रखा जाए, एंड एक्यूरेट रिकॉर्ड, यानी आपके लिए जो लग्जरी की कैटेगरी के जो आपके फैक्टर्स हैं उनको A कैटेगरी में रखा है। B का आइटम जो लेस टाइट हैं, कंट्रोल्ड हैं, यानी आपके जो कंफर्ट लेवल पे जो आपके मटेरियल चाहिए उन प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए वो B कैटेगरी। और C कैटेगरी जो आपके लिए कॉमन प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पे आपको सिंपल कंट्रोल रखना है, सिंपलेस्ट कंट्रोल आप रखो और मिनिमम लेवल पे आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के बेस पे, यानी जहाँ पे हाई कॉस्ट आपकी हो, क्वालिटी ज़्यादा मेंटेन करनी हो, क्वांटिटी कम आए तो वो A कैटेगरी। जहाँ पे कॉस्टिंग कम हो जाए, क्वालिटी लेवल पे हम रिड्यूस कर सकते हैं, B कैटेगरी। जहाँ क्वालिटी लेवल सबसे कम कर सकते हैं, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, कॉस्टिंग कम होगी, वो C कैटेगरी।
क्लास ए में आपके दिया गया है 20% ऑफ आइटम्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड 70% ऑफ टोटल कंजम्पशन वैल्यू। यहाँ पे आपका ए कैटेगरी यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, तो 70% जो आपकी कंजम्पशन वैल्यू है यानी जो आपकी कॉस्ट है वो 20% आइटम में आपके कंट्रीब्यूट हो। बी कैटेगरी में 25% आपका जो कंजम्पशन वैल्यू है यानी जो कॉस्ट है वो आपके 30% आपके ओवरऑल आइटम्स में कंज्यूम की जाए। सी कैटेगरी में 50% आपका जो आइटम्स आपकी नीड है उसमें से 5% कॉस्ट, तो ओवरऑल देखोगे तो 100% कॉस्ट आपके 100% आइटम्स की रिक्वायरमेंट में आपके डिवाइड की गई है। 20% मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके मटेरियल्स हैं उनमें 70% कॉस्ट, 30% जो उससे लेस इंपॉर्टेंट है उस पर 25% कॉस्ट, और सी कैटेगरी जो 50% जो आपके लीस्ट इंपॉर्टेंट हैं उन पे 5% कॉस्ट आपकी इंक्लूड की गई है। तो वही ये आपके टेबल में है कि 100% आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ABC का। ये ऑर्गेनाइजेशन अपने अकॉर्डिंग वेरी भी करा सकती हैं, तो ये डिपेंड करेगा किस ऑर्गेनाइजेशन में कैसी नीड है। दिस क्लासिफिकेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग द लीड टाइम रिक्वायर्ड एट लीस्ट इन केस ऑफ वाइटल आइटम्स। वो आइटम जो वाइटल यानी इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं उनमें अगर आपके जो लीड टाइम है उनको हम कहीं ना कहीं इससे रिड्यूस कर सकते हैं। अल्टीमेटली दिस विल रिड्यूस स्टॉक आउट कॉस्ट इन केस ऑफ स्टॉक। तो हम जो है जो स्टॉक आउट की पोजीशन है वो भी हम कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं स्टॉक आउट कॉस्ट की बेसिस पे। कि मान लीजिए किसी एक कैटेगरी का स्टॉक खत्म हो गया तो दूसरी कैटेगरी पे हम काम कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज के स्टॉक होंगे तो वहाँ पे हमें स्टॉक आउट की कॉस्ट को ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी समय में दूसरा काम करके कहीं ना कहीं हम अपने स्टॉक आउट कॉस्ट को बचा सकते हैं। ये बात भी समझ में आ गई होगी। लास्ट मेथड दैट इज़ VED एनालिसिस, दैट इज़ वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। ये एनालिसिस आपका ये मेथड बेसिकली अप्लाई होता है जब आपको स्पेयर पार्ट्स से रिलेटेड इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है। दिस टेक्निक इज बेसिकली यूज्ड अगेंस्ट द इन्वेंट्री ऑफ स्पेयर पार्ट्स। तो स्पेयर पार्ट्स के अगेंस्ट में आपको मेंटेन करना है। वाइटल में देखते हैं, वाइटल इंक्लूड दोज स्पेयर पार्ट्स विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड फॉर अ सिंगल मोमेंट। वाइटल यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको ऑर्गेनाइजेशन एक सिंगल मोमेंट के लिए भी इग्नोर नहीं कर सकती, वो आपके वाइटल कैटेगरी में। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को डिटरमाइन करना होगा कि जो भी प्रोडक्ट वो बना रही है उसमें अलग अलग कैटेगरी के स्पेयर पार्ट चाहिए होंगे। तो कौन से ऐसे स्पेयर पार्ट हैं जिनके बगैर प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, इंस्टेंट चाहिए, तो वो आपके वाइटल कैटेगरी में होंगे कि पहले उनको अरेंज किया जाए। दूसरा एसेंशियल, इट इंक्लूड दोज स्पेयर पार्ट्स विच कैन बी इग्नोर्ड फॉर 1 to 2 days, जिनको 1-2 दिन हम इग्नोर कर सकते हैं कि अभी हमें मार्केट में पूरा फिनिश फॉर्म में उसे बेचना नहीं है, तो हम अभी 1-2 दिन इग्नोर कर सकते हैं कि 1-2 दिन आपके वाइटल से ही प्रोडक्शन चलेगा। डिज़ायरेबल, ये आपके उन स्पेयर पार्ट्स को इंक्लूड करता है जिसको हम मैक्सिमम अप टू 1 वीक इग्नोर कर सकते हैं, जिसको 1 वीक के लिए मैक्सिमम आपके इग्नोर किया जा सकता है। तो एट लास्ट यहाँ पे आपके डिज़ायरेबल कैटेगरी में आपके इन फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है। तो डिज़ायरेबल का मतलब जिनके बगैर आप 1 हफ्ते तक प्रोडक्शन कर सकते हो, अपना आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके स्पेयर पार्ट्स के बिहाफ पे जब आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना हो तो वहाँ पे वाइटल, एसेंशियल, डिज़ायरेबल, इनके बिहाफ पे आपको अपने स्पेयर पार्ट्स की कैटेगरी को डिवाइड करना होगा। वाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता, एसेंशियल जिनको मैक्सिमम 1 to 2 days इग्नोर कर सकते हैं, और डिज़ायरेबल का मतलब जिसको मैक्सिमम 1 वीक के लिए ऑर्गेनाइजेशन इग्नोर करके अपना प्रोडक्शन वर्क ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंट टेक्निक्स थी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट टॉपिक यहाँ पे आप लोगों का ख़त्म है, यानी यूनिट 4 आप लोगों की यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।